नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पर प्रदेश में बुधवार को रिकॉर्ड लगभग 4,807 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 34 मरीजों की मौत हो गई। वहीं पर इन ताजा मामलों के साथ प्रदेश में अब तक 1,34,012 मरीज जो है वो संक्रमित आ चुके हैं। इसके साथ ही अब तक 1,04,527 मरीज ठीक होकर अपने घर भी वापस लौट चुके हैं। तो वहीं पर दूसरी ओर सचिवालय में भी कोरोना का कहर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सचिवालय में अब तक 30 से 35 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसको लेकर सचिवालय भी यहां पर बंद किया जा सकता है। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज होने वाली उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक को भी स्थगित कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार देश भर में कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर दिन मरीजों का आंकड़ा जो है वो नया रिकॉर्ड यहां पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर बातचीत करेंगे, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको बता दें, विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे पहले भी इस मुद्दे पर कई बार बातचीत हुई है। हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि इस बार जब बातचीत हो तो कोरोना के आंकड़े जो है वो कुछ कम यहां पर दिखाई दे, लेकिन ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता। जब भी नई बातचीत होती है तब नए रिकॉर्ड निकलकर यहां पर ये सामने आते हैं। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे, देहरादून की बात करें विशाल, क्या कुछ स्थितियां वहां पर बनी हुई है और क्या कुछ अपडेट आप देना चाहेंगे दर्शकों को? प्रीति, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्योंकि हमारे जो सूबे के मुख्य सचिव हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और लगातार 30 से 35 जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके चलते आज कैबिनेट बैठक होनी थी और अहम प्रस्तावों पर मोहर लगनी थी, लेकिन आज उसको कैबिनेट को टाल दिया गया है। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आदेश किए हैं कि सभी जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्र की जो चीजें हैं उन पर वो मंथन करेंगे और कोविड को लेकर के क्या भी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं उस पर वो चर्चा करेंगे। अपने जो क्षेत्र हैं उनसे वो जानकारी लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि लगातार अभी कोरोना का जिस तरह से कहर बरप रहा है, तो ऐसे में समन्वय बनाना बड़ा जरूरी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हाल ही में एक बैठक भी बुलाई है, जो कि अभी 4 बजे शुरू हो गई है, जिसमें सभी मंत्रियों को उन्होंने कैंप कार्यालय में बुलाया है और आपातकाल वाली स्थिति में ये बैठक रखी गई है, जो कि कोरोना से जुड़े तमाम इसमें फैसले हो सकते हैं। क्योंकि लगातार सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि 1 हफ्ते का कर्फ्यू भी लगाने के जो संकेत है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी क्या कुछ बैठक में रहने वाला है और किस तरह के दिशा निर्देश बैठक में अधिकारियों को और मंत्रियों को मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विशाल, जिस तरीके से अभी खबर सामने आ रही है, आपने भी बताया कि वाकई तमाम अधिकारी जो है वो भी कोरोना संक्रमित यहां पर मिले हैं। पुलिस कर्मियों की बात करें तो वो भी यहां पर संक्रमित मिले हैं और साथ ही खबर ये भी आ रही है कि जितने भी पुलिसकर्मी यहां पर कोरोना संक्रमित मिले हैं वो सभी कुंभ के मेले से लौट कर आए हैं। उनकी ड्यूटी वहां पर लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये एक बेहद चौंकाने वाले और कहीं ना कहीं खतरनाक सबके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि अगर वो वहां से निकलकर सामने आए हैं तो इसका मतलब ये है कि कुंभ में ऑलरेडी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना संक्रमित है। देखिए प्रीति, लगातार क्योंकि हम इस तरह की चीजें दिखा रहे थे और लगातार क्योंकि कुंभ का जो आयोजन हुआ बहुत भव्य बड़ा आयोजन यहाँ पर हुआ और कई हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु थे वो पहुंचे थे, जैसे कि हमने आंकड़ा भी आपको बताया था। और लगातार क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि हरिद्वार में जो कुंभ में जो कोरोना ने अपनी दस्तक दी और बड़ी दस्तक, तमाम जो साधु संत थे वो पॉजिटिव पाए गए थे और ऐसे में जो वहां पर ड्यूटी पर तैनात थे, हालांकि उनको वैक्सीनेशन भी पहले से लगी हुई थी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे कि लगातार वो जब वहां से वापस लौटे तो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे थे। तो ऐसे लोगों का पहले भी चेकअप हुआ और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी निर्देश दिए थे कि जितने भी अधिकारी वहां से आएंगे वो पहले तो अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन भी करेंगे या फिर उनको उनके चेकअप होंगे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी तभी उनको अदर जिलों में भेजा जाएगा, क्योंकि तमाम हमारे पास फोर्स थी तो जो कि कुंभ मेले में लगाई गई थी। तो ऐसे में व्यवस्था चाक चौबंद तो रखी गई, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाना और इतने भारी संख्या में जो श्रद्धालु थे या फिर हमारे पुलिसकर्मी थे या फिर हमारे आईएएस अधिकारी थे वो लगातार कोरोना के चपेट में है। और ऐसे में क्योंकि एक बड़ी बैठक आज होनी है और जिस तरह से बैठक चल रही है तो उसके बाद क्लियर स्थिति हो पाएगी कि आखिर क्या डिसीजन होने हैं, क्योंकि सचिवालय में सभी की एंट्री को बंद कर दिया गया है और ऐसे में अब आगे के डिसीजन क्या है और आगे हम कोरोना से लड़ने में कितने सक्षम हैं, इसको लेकर के आज ये बैठक अहम बैठक है। विशाल, इस
बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार की ओर से कुंभ मेले को लेकर तमाम इंतजामात वहां पर किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से तमाम मामले वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही की बात करें तो प्रशासन के अधिकारियों की ओर से जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने भी इस बात से इनकार कर दिया था कि हमारी ओर से यहाँ पर कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी उसके बाद में कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को संभालने में हम भी थोड़ा असमर्थ होते हुए नजर आएंगे। और शायद यही वजह है कि आज हाल फिलहाल में जिस तरीके से पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, और साथ ही कुंभ मेले में अभी और भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, जो शायद अभी उनके अंदर सिम्टम्स ना पता चल पा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे उसके बाद में, या फिर कह सकते हैं कि जब जांच कराएंगे उसके बाद पता चल पाएगा कि वो वहां पर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोबारा आपका रुख करेंगे, हरिद्वार चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी रुपेश वालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही आपको बता दें अंकुर जैन जसपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से हरिद्वार की बात करें, सबसे कह सकते हैं कि हॉटस्पॉट फिलहाल हरिद्वार ही बना हुआ है, जिस तरीके से लगातार कुंभ मेला वहां पर चल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, कल परसों की बात करें तो वहां पर लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे थे, आज की क्या कुछ स्थिति है, कितने मामले वहां से निकलकर सामने आए हैं, और साथ ही प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम वहां पर? रुपेश, देखिए प्रीति, यहाँ पर फिलहाल पिछले 24 घंटे में करीब 820 के आसपास मामले कोरोना संक्रमितों के पाए गए हैं। और सबसे जो भयावह स्थिति है वो ये है कि जो अखाड़े हैं, अखाड़ों के साधु संत यहाँ पर लगातार नियमित रूप से संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिनके अभी जो मेला प्रशासन है, मेला प्रशासन द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गठित की गई है, वो तमाम अखाड़ों में पहुंचकर जितने भी साधु संत हैं उनका RT-PCR टेस्ट वहां पर किया जा रहा है। और लगातार ही अखाड़ों से जुड़े हुए जो संत हैं वो लगातार संक्रमित पाए जा रहे हैं। अब फिलहाल सन्यासी अखाड़ों ने तो कुंभ समापन की घोषणा कर ही दी है, लेकिन 27 अप्रैल को जो शाही स्नान होना है उसमें बैरागी के जो अखाड़े हैं वो बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिनको लेकर फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग है, मेला प्रशासन का स्वास्थ्य विभाग है, वो इसी पसुपेश में है कि किसी भी प्रकार का कोई गलत संदेश यहाँ से हरिद्वार से कुंभ के दौरान जनता में ना जाने पाए। यही कारण है कि लगातार जो अखाड़ों से जुड़े हुए संत हैं उनके RT-PCR टेस्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं। और यदि कोई संत संक्रमित पाया जाता है तो उसे या तो वो अपने अखाड़े में ही खुद आइसोलेट हो जा रहा है या कोविड केयर अस्पताल में उसे भर्ती किया जा रहा है। अभी फिलहाल की यदि बात की जाए तो लगातार जो कोरोना संक्रमितों का मामला है वो लगातार इजाफे की ओर है, उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। करीब 50-60 जो केसेज हैं वो प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ ही रहे हैं, जो वाकई मेला प्रशासन के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है। जो गाइडलाइंस वहां पर जारी की गई है, रुपेश, जिस तरीके से आपने बताया, लगातार अधिकारी कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने की, दुकानें खुलने के लिए यहाँ पर एक टाइम पीरियड दिया गया है कि उसके बाद में यहाँ पर दुकानें नहीं खोली जाएगी। तो व्यापारियों से अगर आपकी बात हुई हो इस गाइडलाइंस को लेकर, और इसके अलावा वहाँ पर जो अधिकारी मौजूद थे उनसे बात हुई हो, उनको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि ईजिली कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मान जाते हैं, जिन्हें लगता है कि सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस दी गई है उनका सही तरीके से पालन करना है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार की तमाम गाइडलाइंस के बावजूद भी जागरूक होते हुए भी यहाँ पर मास्क नहीं लगाते, जागरूक होते हुए भी यहाँ पर जो गाइडलाइंस दी गई है उनका पालन नहीं करते। उन्हें समझाने के लिए अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो आपने वहां पर बातचीत करी होगी, क्या कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम सामने आ रही है? देखिए प्रीति, केंद्र सरकार, वो राज्य सरकार, जो राज्य की भाजपा सरकार है, उसके द्वारा जो SOP जारी की गई है वो कहीं ना कहीं उसमें जोर लगता है। वो जोर इसलिए है कि उसमें ये कहा गया है कि 7 बजे से कर्फ्यू लगाया जाएगा, 7 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और दुकानें 2 बजे से ही बंद हो जाएंगी। तो इसे लेकर जो व्यापारी हैं, व्यापारी संगठनों में इसे लेकर काफी रोष व्याप्त है। उनका सीधे सीधे कहना ये है, साफ साफ कहना ये है कि राज्य सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि जो व्यापारी है, व्यापारी पर किसी भी प्रकार का बुरा असर ना पड़े। कुंभ के दौरान व्यापारियों ने व्यापक तैयारियां यहाँ पर हरिद्वार में की थी, लेकिन कुंभ के दौरान इस प्रकार के श्रद्धालुओं की स्थिति नहीं रही है कि व्यापारियों के चेहरे खिले हों या उनके चेहरे पर रौनक आई हो। अब जो राज्य सरकार द्वारा SOP जारी की गई है, जो दिशा निर्देश हैं वो यही है कि 7 बजे से तो कर्फ्यू शुरू होगा, लेकिन दुकानें 2 बजे से बंद हो जाएगी। इतना ही नहीं, जो आवश्यक सामान की दुकानें हैं, जो एसेंशियल सामान है, उनकी दुकानों को भी पुलिसकर्मी लगातार मतलब 2 बजे, पौने 2 बजे पहुंचकर उनकी दुकानों को भी लगातार बंद करा रहे हैं। अभी पिछले बिल्कुल रुपेश, कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। एक और कोरोना से लोग इतने परेशान हैं, दूसरी ओर जिस तरीके से व्यापारी लगातार
ये आरोप लगा रहे हैं कि वाकई ही सरकार जो है उनकी ओर से दोहरा रवैया यहाँ पर अपनाया जा रहा है, शराब की दुकानें यहाँ पर खोली जा रही है, लेकिन तमाम जरूरत की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर सरकार की ओर से बंद करा दी गई, जिसकी वजह से कह सकते हैं रुपेश कि वाकई ही तमाम व्यापारी जो हैं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें बागेश्वर से सुष्मिता थापा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके एरियाज की बात करें तो वहां पर कोरोना को लेकर क्या कुछ फिलहाल हालात बने हुए हैं। अंकुर जैन आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी विशाल और रुपेश की ओर से बताया गया कि उनके क्षेत्र में किस तरीके से सरकार की ओर से इंतजाम किए गए हैं, कितने केस वहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। अंकुर, अगर जसपुर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थितियां? जी प्रीति, जिस तरीके से दूसरी लहर ने एक कहर बरपाया है पूरे प्रदेश के अंदर, खासकर देखें हालांकि देश के अलग अलग जगहों पर जो तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत डराने वाली है। उससे कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर है वो भी इससे अछूता नहीं रहा है। 282 मामले संक्रमित के जो सामने आए थे, कल सामने आए थे, जिससे जो बहुत ही डरावनी वाली तस्वीर सामने आई थी, जिसको लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा बड़ा हड़कंप था और परेशान था। वहीं लोगों की चिंताएं भी लगातार बढ़ रही हैं। उसके साथ साथ लगातार अगर बात जसपुर की करें तो जसपुर में भी हर रोज कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित मामले रोज सामने आ रहे हैं। अब तक दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला थाना कुंडा क्षेत्र का है, जहां 10 पुलिसकर्मी संक्रमित सामने आए हैं, जो अभी कुंभ मेले की ड्यूटी करके लौटे थे। उसके बाद जब उनकी कोरोना जांच की गई तो 10 पॉजिटिव हुए हैं। उसको लेकर जहां थाना कुंडा क्षेत्र में हड़कंप मच गया, वहीं स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट हुआ है। पूरे थाना कुंडा के जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है, उनकी जांच की जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है। उसको लेकर कहीं ना कहीं एक चिंता जरूर बढ़ती नजर आ रही है। जो कोरोना योद्धा है, जब इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं तो फिर आने वाली जो तस्वीर है वो साफ दिखता है कहीं ना कहीं भयावह होगी। बिल्कुल अंकुर, आपने सही कहा कि जिस तरीके से कोरोना योद्धा जो है अगर वो ही इस तरीके से चपेट में आते रहेंगे तो ये बेहद चिंताजनक बात हो जाएगी, क्योंकि सरकार जो कोरोना योद्धा है कहीं ना कहीं उन पर ये भरोसा कर रही है कि वो आम जन को यहाँ पर बचाते हुए नजर आएंगे, लेकिन वही अगर यहाँ पर संक्रमित मिले तो साथ ही कह सकते हैं कि सरकार के लिए भी बेहद चिंता की बात होगी। जी तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से मामला तस्वीर लगातार सामने आ रही है, खासकर पूरे उधम सिंह की बात करें तो ये सरकार की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर है। और कहीं ना कहीं जहां स्वास्थ्य महकमे हालात है वो किसी से छुपे नहीं है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं बेडों की कमी है। ये जो सारी चीजें हैं लगातार सामने उजागर होती रही हैं। उस सब के बावजूद जिस तरीके से संख्या लगातार बढ़ रही है कोरोना के संक्रमित लोगों की, वो कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक है और बहुत दर्द देने वाली है। जी अंकुर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2 बजे तक दुकानें यहाँ पर सरकार की ओर से खुलने के लिए कहा गया है कि जो भी जरूरतमंद चीजें हैं वो यहाँ पर खुली रह सकती है। 2 बजे तक आप यहाँ पर आके अपना सामान खरीद सकते हैं, उसके बाद में दुकानें बंद कर दी जाएगी। आप खुद वहाँ मार्केट में गए थे, अगर लोगों से आपकी बात हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है? क्या वो वाकई ही जिस तरीके से व्यापारी वर्ग कह रहा है कि 2 बजे के बाद दुकानें खुलनी चाहिए, तो उनके क्या कुछ रिएक्शन है? वो सहमत है इस बात से कि 2 बजे तक दुकानें खुल रही हैं वो सही है, या वाकई 2 बजे के बाद दुकानें खुलनी चाहिए तब यहाँ पर ज्यादा बिक्री होती है? जी प्रीति, जिस तरीके से सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करी है उससे कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें जरूर बढ़ी हैं। हालांकि जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ने का सरकार का प्रयास है, जो प्रशासन है मुस्तैद है पूरी तरीके से। उसकी यही जस्तजू है कहीं ना कहीं जो कोरोना का बढ़ता गिराफ है इस पर काबू पाया जा सके। बात अगर बाजार की करें तो जिस तरीके से 2 बजे के आदेश हुए हैं वो कहीं ना कहीं व्यापारी उसको मान जरूर रहा है, और जो खरीदार हैं, आम लोग हैं, वो भी उसको जरूर मान रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता जो परेशानी है, इस बात की परेशानी है जो आम चीजें हैं, जिस तरीके से गर्मी का मौसम है, उसके साथ साथ जिस तरीके से आने वाले कई त्योहार है, मुस्लिम समुदाय की बात करें तो रमजान चल रहा है, आने वाले ईद है, अभी नवरात्र गए हैं, तो लोगों की खरीदारी का भी सिलसिला भी लगातार जारी है और बड़ा है। क्योंकि जब त्योहार आते हैं तो कहीं ना कहीं जरूरतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग में ज्यादा परेशानी है। उनका कहना यह था कि गर्मी का सीजन है, उसी के लेकर सारे व्यापारियों ने तैयारी की थी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अंकुर जो कह सकते हैं कि व्यापारी वर्ग हैं उन्हें उम्मीद ही यही होती है कि जब भी कोई तीज त्योहार होगा तब कहीं यहाँ पर हमारी जो है वो सामान जो है वो ज्यादा बिकता हुआ नजर आएगा। तो हर किसी को यही उम्मीद रहती है, स्पेशली व्यापारी वर्ग को, कि कोई भी त्योहार होगा तब यहाँ पर सरकार को एटलीस्ट छूट देनी चाहिए थी ताकि हमारा सामान जो है वो यहाँ पर बिकता हुआ नजर आए। दोबारा आपका रुख करेंगे तो बागेश्वर चलते हैं, जहां पर सुष्मिता थापा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुष्मिता, जिस तरीके से अंकुर, रुपेश और विशाल काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में क्या कुछ यहाँ पर कोरोना को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं और क्या कुछ फिलहाल स्थितियां बनी हुई है। सुष्मिता, आपसे जानना चाहेंगे बागेश्वर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ हालात? बागेश्वर में भी कई तरह के आदेश होने के बाद से कई तरह के यहाँ पे एहतियात बरते जा रहे हैं। उनमें से कहीं अभी सोमवार को जो सरकार के आदेश के बाद जिले में जो आदेश लगाए गए थे कि 2 बजे तक मार्केट खुले रहेंगे और जो भी जरूरत का सामान है वही सिर्फ खुला रहेगा।
उसके बाद जो अन्य जो शहरी क्षेत्र के हैं, जो व्यापारिक हैं, वो 2 बजे सब बंद हो जा रही है और यहाँ पे सभी लोग इस चीज का पालन कर रहे हैं। और जो बाहर से आने वाले यहाँ पे यात्री हैं, तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे स्टेजिंग एरिया बनाए गए हैं। जी, इसके अलावा यहाँ पे 2 स्टेजिंग एरिया बनाए गए हैं मैम, एक पिलौला में और एक कौसानी वाले रोड पे। तो यहाँ पे जो भी आ रहे थे उनका यहाँ पे सैंपलिंग भी की जा रही है और उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिए जा रहे हैं उसके बाद। जी, इसके अलावा वैक्सीनेशन जिस तरीके से लगातार देश में चलता हुआ नजर आ रहा है और 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर वैक्सीन लगवा सकते हैं, उसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन वहां से आ रहा है बागेश्वर से सुष्मिता? प्रीति, जो यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम हो रहा है वो तो जोर शोर से चल रहा है। यहाँ पे जो अभी तक 60 वर्ष से अधिक के और 45 वर्ष से अधिक के लोग हैं, उनको लगभग तो सभी यहाँ पे हर दिन लगातार मतलब वैक्सीन लगा रहे हैं। और इसी के लिए जो आगामी जो 18 वर्ष से ऊपर के जो युवा वर्ग हैं, वो सभी इस चीज को लेके उत्सुक है। और इन सब जो इसके लिए साइट बनाए गए हैं, यहाँ पे प्रतिदिन यहाँ पे कार्य हो रहे हैं, लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जी, आज के आंकड़ों की बात करें सुष्मिता, तो जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए आज के फिलहाल अब तक के क्या कुछ आंकड़े आए हुए हैं? आज के जो आंकड़े हैं, अभी तक के जो आंकड़े हैं, अभी तक 682 जो सैंपल है भेजे जा चुके हैं आज के लिए। और इसमें आज 130 लोग हैं जो पॉजिटिव आए हैं। जी, स्थिति की बात करें तो जिस तरीके से आपने बताया कि इतने मामले वहां पर निकलकर सामने आए हैं, कितनी भयावह स्थिति वहां पर बनी हुई है, या कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में स्थितियां धीरे धीरे कंट्रोल में आती हुई नजर आएगी? अभी तो यहाँ पे सब प्रशासनिक कंट्रोल में है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे जो है संक्रमण बढ़ता जा रहा है। उससे अभी जो कुंभ से जो लोग आ रहे हैं, तो उनसे भी संक्रमण फैल रहा है यहाँ पे। तो जो अभी कुंभ से आ रहे हैं उनका भी लगातार चेकअप हो रहा है, वो सभी ज्यादातर अभी तक पॉजिटिव ही पाए गए हैं। बिल्कुल सुष्मिता, सबसे बड़ा सवाल यही निकलकर सामने आ रहा है कि कुंभ से जिस तरीके से तमाम अधिकारी या तमाम श्रद्धालु जो हैं वो वापस आ रहे हैं, उनकी वजह से तमाम और जगहों पर कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बेहद चिंता की बात है। दोबारा आपका रुख करेंगे, विशाल आपके पास आना चाहेंगे। तमाम सहयोगियों ने बताया किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, आपने वहां पर सुना कि लगातार मामले जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें खटीमा से हमारे साथ सुरेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल प्रीति, बोलिए। जी सुरेंद्र, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, बताया किस तरीके से क्या कुछ हालात अपने अपने क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं कोरोना को लेकर। आपसे जानना चाहेंगे खटीमा की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थितियां? देखिए प्रीति, मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, ये दूसरी वेव जो अभी कोरोना की दूसरी लहर है बड़ी खतरनाक है। इसको लेकर चंपावत जिले की बात करें और जहाँ खटीमा की बात करें तो भारत नेपाल से लगता हुआ क्षेत्र लगातार यहाँ मौतें हो रही हैं। अभी कुछ नहीं इसी महीने में करीबन 6 से 7 मौतें हो गई हैं कोरोना से। और सभी हॉस्पिटलों में यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। वहीं अगर बात करें तो सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन है। और कोरोना को लेकर जो यहाँ गाइडलाइन जो सरकार ने जारी की है, SOP जारी की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता लापरवाही बरत रही है। जनता पर अंकुश नहीं है प्रशासन का। और दुकानें तो भले ही सन्नाटा फंसा जा रहा है, 2 बजे बंद हो जा रही हैं, लेकिन कोरोना से कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाह लोग नजर आ रहे हैं। प्रीति जी, तो देखिए जिस तरीके से सुरेंद्र आपने बताया कि सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाह बने हुए। बेशक 2 बजे दुकानें बंद हो जाए, लेकिन उससे पहले का जो माहौल वहां पर देखने को मिलता है, उससे साफ लगता है कि लोग अभी भी बेहद लापरवाह बने हुए हैं। प्रशासन की ओर से क्या लगता है, क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं? कितनी कड़ाई से यहाँ पर सरकार की गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है? क्योंकि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की गाइडलाइन को धरातल पर उतारा जाए। तो सुरेंद्र, अगर बात करें जो अधिकारी वहां पर मौजूद है, मार्केट में जिन अधिकारियों की ड्यूटीज लगी हुई है, उनका क्या कुछ रिएक्शन है? वो किस तरीके से यहाँ पर गाइडलाइंस का पालन करवा रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, अगर बात करें तो यहाँ सुबह से ही जब दुकानें खुलती हैं तो 2 बजे बंद का जो ऐलान है, जो सरकार का जो जारी प्रस्ताव है, जो 2 बजे बंद होती हैं, उन दुकानों को बंद होने के बाद 3 बज जाता है बंद होते होते। लेकिन कुछ दुकानें बंद होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। लेकिन सड़कों पे बेवजह घूमने वालों की भीड़ भी नजर आती है कहीं ना कहीं। और पुलिस की अगर बात करें तो इस दूसरी लहर से, कोरोना की लहर से कहीं ना कहीं प्रशासन अमला भी अपना डरा हुआ है कि कहीं हमको कोरोना ना हो जाए। जिस तरीके की मौतें हो रही है, अस्पतालों में जाना नहीं चाह रही है और सिर्फ एक मुहैया कराती है जो 2 बजे की अपने घर चले जाओ। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जनता कहीं ना कहीं गंभीर नजर नहीं आती है। और सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसका आदेश का
पालन कहीं ना कहीं जनता नहीं कर रही है। और प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन भी यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। प्रशासन की जो गाइडलाइन, जिस सरकार द्वारा जो गाइडलाइन पर काम कराने की बात की जा रही है, राजस्व का जो विभाग है, जो उपजिलाधिकारी निर्मला बिष्ट है, लगातार वॉच कर रही है इसकी लेकर। जितने केंद्र खोले हैं चाहे वैक्सीनेशन को लेकर, उसमें भी लगातार वॉचिंग चल रही है प्रशासन की। लेकिन पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो कुंभ की ड्यूटी से आने के या कुंभ ड्यूटी में ही बने हुए हैं, इनकी अभी वापसी नहीं हो पाई है। तो पुलिस प्रशासन की फोर्स भी यहाँ कम है, जिससे गाइडलाइन का पालन सही से नहीं हो पा रहा है। और वहीं स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन संपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। विशाल, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार अभी केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि 1 मई के बाद से 18 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर वैक्सीनेशन का हिस्सा बन सकते हैं, वो यहाँ पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर देहरादून की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से तमाम राज्यों की ओर से विशाल लगातार केंद्र सरकार से ये अपील की जा रही थी, आग्रह किया जा रहा था कि मामले जो है वो युवाओं में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसलिए 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो तो वैक्सीनेशन करवा ही रहे हैं, लेकिन मामले जो युवाओं में दिखाई दे रहे हैं, इस बात को लेकर चिंता राज्य सरकार की ओर से जाहिर की गई थी। और शायद यही बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है कि अब 1 मई के बाद में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो है वो वैक्सीनेशन का हिस्सा बन सकते हैं। देहरादून की बात करें, क्या कुछ तैयारियां विशाल वहां पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से? देखिए प्रीति, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि 1 मई से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि 18 वर्ष से जो ऊपर के व्यक्ति हैं उनको वैक्सीनेशन लगाई जाए, तो उसको लेकर के जो यहाँ पर तमाम तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो स्वास्थ्य महानिदेशक हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि जगह जगह हमने कोविड सेंटर बनाए हुए हैं और लगातार जगह जगह पर कई सेंटर हमने ऐसे बनाए हैं जहाँ पर ये 18 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं वो आएंगे, उनको वैक्सीनेशन का काम कराया जाएगा। लगातार जो यहाँ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वो भी अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, युवाओं से अपील कर रहे हैं कि युवा अपने आप तो बचे, साथ ही अपने घर परिवार के लोगों को बचाएं। ऐसे में वैक्सीनेशन लगवाएं और जिस तरह से लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनको वो जागरूक करें। साथ ही अगर क्योंकि युवा हमारे सशक्त रहेंगे तो उनको कहीं ना कहीं हम आगे उनका भविष्य हम संवार सकेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का जो केसेस हैं वो ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं युवाओं में, और उत्तराखंड में भी लगातार जो ज्यादा मात्रा में जो केसेस हैं वो युवाओं के अंदर पाए गए हैं। तो लगातार इस तरह से जो राज्य सरकार है वो अपील भी करती हुई नजर आ रही है, और जो हमारे युवा हैं उनको भी हम कह रहे हैं और लगातार सरकार भी ये कहते हुए नजर आ रही है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि आपसे ही देश है। चलिए विशाल, जिस तरीके से आपने बताया वाकई ही सरकार की ओर से यहाँ पर तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इंतजामात जो है वो वाकई कोरोना को रोकने में कितने कारगर साबित होते हैं। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपडेट्स दिया, दर्शकों को यहाँ पर बताया क्या कुछ हालात अपने अपने एरियाज में बने हुए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से जो तमाम इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं ये धरातल पर कितने कारगर साबित होते हैं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।